अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी नो अमन की आशा विद पाकिस्तान और डी डायरेक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मौदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शकलानी बात सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है सैयद मुजम्मिल शाह का, बिगनिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट, एससीओ एंड जयशंकर इन पाकिस्तान। चलिए देखते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, वो गए थे एससीओ की मीटिंग में शामिल होने पाकिस्तान, इस्लामाबाद। और इसके बाद बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत हलचल मची है। जयशंकर साहब ने भी सुना दिया, वहाँ पर नाम नहीं लिया उन्होंने, चाइना पर भी और पाकिस्तान पर भी बोला, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में बोला, बहुत सारी रीजनल स्टेबिलिटी के बारे में बोला। तो अब सैयद मुजम्मिल शाह इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह की एनालिसिस की गई है और यहाँ पर नैरेटिव कैसा बिल्डअप किया जा रहा है। लेट्स सी। पिछले साल जब हिंदुस्तान में गोवा के अंदर एक एससीओ की ही वज़राए ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर 12 साल बाद एज अ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर गए थे। यानी कि कोई भी पाकिस्तान का इस लेवल का जो डिग्निटरी है वो 12 साल बाद हिंदुस्तान का दौरा कर रहा था। इसी तरह इस साल भी एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में स्केजुअल्ड थी, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और पहले एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि शायद भारत बहुत सी इवेंट्स का बॉयकॉट कर चुका है रिसेंटली पाकिस्तान में, तो इस बार भी ऐसा ही हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। और ये खुशाइंद बात थी कि जयशंकर साहब जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो 9 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। यानी कि पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर 9 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर आया। एससीओ का जो इजलास था, आपको मालूम है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 9 फुल मेंबर्स पर मुनहसर है, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, रशिया और चाइना है। हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में यूएनओ के बाद अगर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है जो कि दुनिया भर के 44% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 44% पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में रहती है। इसके अलावा परचेजिंग पावर की टर्म्स में 36% जीडीपी दुनिया का इन कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ मैसिव रीजन। और ये अलायंस भी अपनी तर्ज में सिर्फ एक ही है जो कि इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दें इससे पहले कि जयशंकर साहब ने क्या कहा, क्रिकेट पर क्या बात हुई और पाकिस्तान और भारत की टॉक्स हुई या नहीं हुई, उस पर बात करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूएस इन्फ्लुएंस जो है दुनिया में, जब वो बायपोलैरिटी के दुनिया से कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और उसके बाद में यूनिलैटरल पावर बन के यूनाइटेड स्टेट्स इमर्ज किया, तो हमने ये देखा कि बहुत से रिजर्वेशंस थे, चीन को भी थे, रूस को भी थे। इसीलिए वो सीख कर रहे थे कि रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज किया, जिसमें एलाइड कंट्रीज़ को विक्ट्री मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर बनाया ही इस तरह से कि एक तो डेमोक्रेटाइजेशन हो, दूसरा फ्री ट्रेड हो, उनके बैंक्स को भी सपोर्ट मिले, डब्ल्यूटीओ की रेगुलेशंस भी आएँ, आईएमएफ भी ऑपरेट करे, वर्ल्ड बैंक भी ऑपरेट करे। तो इस सारे सेटअप में चाइना और रशिया ये फ़ील करते हैं कि ये सारा ग्लोबल ऑर्डर दरअसल यूएस को फ़ेवर करने के लिए बनाया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को फ़ेवर करने के लिए बनाया गया है। बेशक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चीन और रूस को मिली, लेकिन अगर आप ये भी कहें कि दुनिया भर के तमाम ममालिक यूएन के प्रीएम्बल के लिहाज से बराबर हैं, मगर एक वीटो की ताकत एक तरफ और सारी दुनिया के फैसले एक तरफ। तो कहा यह गया कि एससीओ की तरह की ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचरिस्टिक हैं और वो ये सोच रही हैं कि हमने किसी दिन इस ग्लोबल ऑर्डर को, जो कि बड़ा प्रो वेस्ट और प्रो अमेरिका है, इसको काउंटर करना है। तो 2001-2 में शंघाई ग्रुप एससीओ बनता है। 2005 में अमेरिका इसकी ऑब्जर्वर मेंबरशिप क्लेम करता है, अप्लाई करता है, रिजेक्ट हो जाती है। 2005 के अंदर ही एससीओ की तरफ से ये कहा जाता है कि जितने एससीओ कंट्रीज़ हैं इस रीजन में, यूरेशियन रीजन में, यहाँ से यूएस फोर्सेस निकल जाएं। तो यूएस बड़ा हॉस्टिलिटी फील करता है कि ये अलायंस तो बनी हमारे खिलाफ रही है। इसके बाद जाके ये स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है कि यूरोपियन काउंसिल के मेंबर्स ये कहते हैं कि ये एंटी नेटो अलायंस है। उसकी वजह ये है कि रूस भी मिलिट्री डिज़ाइंस रखता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है, और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री कोऑपरेशन एससीओ का मेन फीचर होना चाहिए। जॉइंट ड्रिल्स भी होती हैं चीन और रशियन मिलिट्री की, और इसके साथ साथ ट्रेड कोऑपरेशन की भी बात होती है।
पाकिस्तान ने भी इमरान खान साहब की हुकूमत के अंडर ये बात की थी कि डॉलर टर्म्स में ट्रेड करना बंद करना चाहिए, रीजनल करेंसीज़ में ट्रेड होनी चाहिए। तो आपको तो पता है कि दुनिया का सारा ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर डॉलर टर्म्स में ही ऑपरेट करता है आफ्टर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो वो भी यूएस एक थ्रेट फील करता है इससे। तो इसीलिए एससीओ को यूरेशिया की नेटो कह सकते हैं। बहुत से लोग ये बात करते हैं, बहुत से लोग इससे डिसएग्री भी करते हैं, बट ये उस लेवल तक जाती है या नहीं ये वक्त बताएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए यूएस, नहीं, इसको नेटो कहना ठीक नहीं है। मैं भी इससे डिसएग्री करता हूँ। इसलिए डिसएग्री करता हूँ, नेटो का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है। नेटो फोर्सेस तैनात होती हैं एक दूसरे के देश में, एक दूसरे की मिलिट्री को सपोर्ट करती हैं, हार्डवेयर से भी और मैन पावर से भी। लेकिन एससीओ में ये मुमकिन नहीं है। एससीओ में ये मुमकिन नहीं। भाई, पाकिस्तान और भारत कैसे एक दूसरे को मिलिट्री पावर से सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के यहाँ फोर्सेस तैनात करेंगे, जबकि ये दोनों आपस में आर्च राइवल्स। चाइना भारत कैसे करेंगे? दोनों दुश्मन। नेटो फोर्सेस में ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटेन और अमेरिका में कोई जंग है या ऐसे कोई आसार है दुश्मनी। कनाडा और अमेरिका में कोई दुश्मनी नहीं। यूरोपियन फोर्सेस में और जो नेटो के मेंबर हैं, जो यूरोपियन देश, उनमें और अमेरिका में या ब्रिटेन में कोई इस तरह का दुश्मनी हो नहीं। एससीओ को इसलिए नेटो कहना सही नहीं। दर्शकों, आप बताएं, क्या जो नेटो का स्ट्रक्चर है या नेटो का जो मैं एक तरह से कहूं कि जो उसकी कोर, जो उसका कोर है, क्या वैसा एससीओ है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। और नेटो बिल्कुल एक मिलिट्री अलायंस है, एससीओ मिलिट्री अलायंस नहीं। एससीओ में ट्रेड भी है, एससीओ में डेवलपमेंट्स भी हैं, एससीओ में बहुत कुछ है। डिफेंस कॉपरेशन हो सकता है शायद में भी, बट नेटो वाला फॉर्मूला नहीं है, नेटो वाला स्ट्रक्चर नहीं है। यूएस रिस्पांस की जो कि पाकिस्तान में ये कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैथ्यू मिलर जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा कि अच्छी बात है, पाकिस्तान का राइट है कि वो किसी भी अलायंस का हिस्सा बने, लेकिन टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। अब ये मज़ाका ख़ेज़ बात है कि यूएस ये कह रहा है कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का ख्याल करना चाहिए, बट इस रिस्पांस से आपको आइडिया होता है कि यूएस इज स्केप्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास था, इसमें हुआ क्या, अब इस पे बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डेलीगेशन रशिया से आया, हिंदुस्तान का डेलीगेशन भी आया, जयशंकर साहब आए, उनका वेलकम किया गया नूर खान एयरबेस पे, और शहबाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाया, स्पीच भी की उन्होंने। लेकिन उससे पहले हम उनकी स्पीच के कंटेंट को डिस्कस करें। अच्छा, ये जो तस्वीर है, मैं ये तस्वीर फिर से अपने एडिटर साहब को बोलूंगा कि जरा लगाएं, जो हाथ मिलाने वाला है। इसमें एक चीज गौर की आपने एक चीज गौर की, शहबाज शरीफ का हाथ बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है और जयशंकर साहब बहुत छोटे, मतलब अपने बॉडी से उनका हाथ बहुत करीब है। आप इससे समझ जाइए कि बॉडी लैंग्वेज जो है, इससे संदेश क्या गया, इससे संदेश क्या गया और क्या जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है? शहबाज शरीफ जबरन हाथ बढ़ा रहे हैं, मतलब मांगने वाली आदत है ना उनकी, आगे बढ़ा हुआ है। भारत बड़े आराम से, हल्के से, ठीक है यार, अब तो आना है तो हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा, तो ठीक है मिला लेता हूं यार। तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अब पता नहीं ये लोग, कितने लोगों को ये समझ आई होगी मेरी बात। अगर समझ आ गई तो कमेंट में प्लीज लिखें कि जो मैंने कहा वो सही है या गलत है। 8 स्पेसिफिक अग्रीमेंट साइन हुए। इन 8 अग्रीमेंट्स में से जो सेलियंट फीचर्स थे, उसमें रीजनल काउंटर टेररिज्म की बात थी, प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ पॉलिसी फॉर्मेशन की बात थी। यानी कि WTO जब सैंक्शन लगा देता है, यूनिलैटरल सैंक्शन लगा लेता है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये कहा कि हमें कोई फ्रेमवर्क, कोई ऑप्शन बनानी चाहिए कि हम उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर अनजस्ट है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। साथ साथ यूएन रेजोल्यूशंस की सपोर्ट करने की भी बात की गई। ऐसा भी नहीं है कि वो खुल के कहते हैं कि हम यूएन के अगेंस्ट हैं। इनफैक्ट 2023 के अंदर यूएन में एक रेजोल्यूशन आई थी जिसके तहत ये कहा गया कि एससीओ और यूएन के दरमियान कोऑपरेशन होनी चाहिए। सारी दुनिया ने वोट कर दिया, 2 कंट्रीज़ ने उसके खिलाफ वोट दिया, इसराइल ने और अमेरिका ने। इससे आपको पता चलता है कि कौन कहाँ पर लाई करता है। जहाँ तक ताल्लुक है भारत का,
तो भारत हमेशा से एक सेंट्रिस्ट किस्म की, एक मॉडरेट किस्म की, नॉन पार्टिज़न किस्म की, नॉन अलाइन्ड किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी ऑपरेट बड़ा इंटेलिजेंटली करता है। अब भी आप अगर देखें तो भारत क्वाड का भी हिस्सा है, और क्वाड का आपको पता है उसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल हैं। भारत ब्रिक्स का भी हिस्सा है जिसमें ब्राज़ील भी है और कंट्रीज़ हैं, लेकिन एससीओ का भी हिस्सा है। तो एक तरफ वेस्टर्न कैंप में भी इंगेजमेंट दिखाई देती है, ईस्टर्न कैंप में भी इंगेजमेंट दिखाई देती है। तो बड़ी इंटेलिजेंट मैनूवर से यहाँ पर भी वेस्ट फील करता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने के लिए एससीओ के साथ चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया स्केप्टिक भी है कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है एससीओ से, क्योंकि चाइना को इससे ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये 8 किस्म के एग्रीमेंट होते हैं, और पाकिस्तान के लिए इसको सक्सेस कहा जाता है, जो कि मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज़ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बेहतर हुई। बहुत अरसे बाद यहाँ पर कोई इतने बड़े लेवल पे इस तरह का इवेंट हुआ, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बातें हुई। और साथ साथ ये कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ। नहीं, ये बात तो सही है कि भाई इतने देशों के लोग आए तो एक वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान की चर्चा की गई, तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। कि अब चक्कर ये है कि पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, अच्छी बातें उनसे पचती नहीं है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो काम बिगाड़ देता है पूरी दुनिया में। अब इतनी सारी बातें हो गई ना, अब देखिएगा कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और जो खुद पाकिस्तानी करेंगे, ये पाकिस्तानी ही करेंगे। जैसे पूरे दुनिया में थू थू होगी और सारा किया धरा जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा। है, यानी कि जो सिल्क रोड और हमारा गवादर जो बन रहा था, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक की बात होती है, बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन का प्रोजेक्ट है, उस पे सबने एंडोर्समेंट दी सिवाय इंडिया के। तो आपको पता चलता है कि बैठे तो सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन कुछ दिल में रिजर्वेशंस थी सबकी एक दूसरे के साथ। जयशंकर साहब की स्पीच की बात करें तो उन्होंने कांग्रेचुलेट किया पाकिस्तान को कि प्रेसिडेंसी मिली है आपको एससीओ की। साथ साथ उन्होंने इन्वेंडो में, यानी कि डायरेक्टली रेफर किए बगैर, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जो दी, बड़ी मीनिंगफुल थी। उन्होंने कहा जी, अगर इफ ट्रस्ट इज लैकिंग, फ्रेंडशिप एंड गुड नेबरलीनेस इज मिसिंग, वी नीड टू एड्रेस इट। उन्होंने ये कहा कि चार्टर में ये लिखा हुआ है कि जो 2-3 गोल्स थे, जब तक वो अचीव नहीं होंगे, ट्रेड और कॉपरेशन नहीं हो सकती। तो अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा, अगर एतमाद ही नहीं होगा नेशंस को एक दूसरे पर, अगर फ्रेंडशिप ही दरमियान में नहीं होगी, और गुड नेबरलीनेस यानी कि आप अच्छे हमसाए नहीं बन सकते अगर, नाउ दिस गोज टू पाकिस्तान एंड चाइना एज वेल, तो फिर आप ये कह नहीं सकते कि कल को आपका बड़ा म्यूचुअल ग्रोथ का फ्यूचर हो सकता है। जयशंकर साहब ने ये क्लियर कर दिया दैट ही हैज़ रिजर्वेशंस विद बायलैटरल इश्यूज। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे बायलैटरल इशू रेज करना एसओपी नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं हुई डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन की, लेकिन फिर भी बातों बातों में मानी खेज बात वो कर गए। इसके साथ साथ लेकिन इसका पॉइंट है ना, क्योंकि इस बायलैटरल रिलेशनशिप जो है, इसका असर आपके ओवरऑल इस पूरे एससीओ पर पड़ेगा। अगर एससीओ में चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ आता है भारत के खिलाफ, भारत की पाकिस्तान से नहीं बन रही, चाइना की भारत से नहीं बन रही, जब मेंबर कंट्रीज के आपस में नहीं बन रही, तो उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि इस रिलेशन का असर जो है वो एससीओ, ओवरऑल एससीओ पर पड़ेगा सर। आप इसको ऐसे डिफाइन करिए कि भाई 4 घर हैं और चारों घरों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, लेकिन चारों घर की आपस में पटती नहीं है, या उनमें से 2 घरों की आपस में पटती नहीं है, वो लड़ते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी तो असर पड़ेगा इसका। तो जयशंकर साहब ने यही बात कही है। उन्होंने इस बात को इसीलिए एम्फसाइज किया कि बायलैटरल रिलेशंस अगर ठीक नहीं होंगे, फ्रेंडली नेबरहुड नहीं होगा, तो उसका असर एससीओ की ग्रोथ पर पड़ेगा, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है सारे देशों का, सारे मेंबर कंट्रीज का। तो अगर आपस में ही हम सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, एक जैसा बिहेवियर नहीं रखेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगे, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एससीओ जो है वो कामयाब रहेगा? नहीं रहेगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा एससीओ पर। के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो 3 ईवल्स हैं उनको काउंटर करना पड़ेगा। वो 3 ईवल्स क्या हैं?
पहला ईवल था टेररिज्म, दूसरा था एक्सट्रीमिज्म, तीसरा था सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। यानी कि इन 3 ईवल्स को इस खित्ते से ख़त्म करना है। जयशंकर साहब ने भी ये कहा कि पहले ये 3 ईवल्स ख़त्म करें। फिर इसमें फ्रेमवर्क के अंदर एससीओ के एक रैट्स के नाम से प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, जिसका मतलब है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो जयशंकर साहब ने ये इशारा किया कि पहले टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए इस खित्ते से, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी एससीओ कंट्रीज़ आफ्टर द यूएस एग्जिट इंश्योर नहीं कर पाए। एटम यानी कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो चीन पे हमले करती है, टीटीपी पाकिस्तान पे हमले करती है, दाइश हमले करती है, भारत को भी थ्रेट्स हैं। तो एक म्यूचुअल कंसर्न यही था कि भारत इनडायरेक्टली रेफ़र कर रहा था कि पाकिस्तान से भी यहाँ प्रॉक्सी वॉरफेयर होता है और अफ़गानिस्तान से भी और जगहों से भी होता है, तो उसको ख़त्म किए बगैर हम सोच नहीं सकते कि ये खित्ता आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ये तो रही जयशंकर साहब की स्पीच। लेकिन इसके साथ-साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जियो न्यूज़ पे भी और जगहों पर भी एजाज़ सैयद साहब ने भी ये रिपोर्ट किया कि क्रिकेट पर गुफ्तगू हुई। इंडिया के कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ इसको डिनाई कर रही हैं कि क्रिकेट पे बात नहीं हुई, और कुछ कंफर्म कर रही हैं कि हाँ, कैजुअल कन्वर्सेशन हुई है पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ख़ासा इस बार वार्म था, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है, बिकॉज़ आई एम सिक ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन कि हमने 70-80 साल एक दूसरे से लड़ के गालियाँ दे के गुजार ली हैं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बड़े-बड़े डिफेंस बजट रखे हुए हैं, अपनी सारी रिसोर्स को एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं। गरीबों पे, बच्चों को पढ़ाने पे पैसे लगाने की बजाय हमें ये करना पड़ रहा है कि हथियार ख़रीदने हैं। क्यों? क्योंकि राइवलरी है नेबर के साथ। अगर वो ख़त्म होगी तो हमारा फ़ायदा होगा या भारत का होगा? हमारा ज़्यादा होगा। तो मुझे तो अच्छा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा जेस्चर आया है। रिपोर्ट ये भी किया मीडिया ने कि जो लंच दिया गया कॉन्फ्रेंस से पहले वेडनेसडे को, तो लंच की टेबल के ऊपर इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनको डेलिबरेटली पाकिस्तानी प्रोटोकॉल की अथॉरिटीज़ ने जयशंकर साहब के साथ बिठाया। हालाँकि वैसे ऐसा होना नहीं था, ताकि कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो सके। हालाँकि प्रोटोकॉल नहीं है कि बायलैटरल बात हो एससीओ के अंदर, बट वो हुई। मोहसिन नकवी साहब भी जो कि वज़ीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो भी गुफ्तगू का हिस्सा बने। और मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्रिकेट के ऊपर बात हुई और पाकिस्तान ने कहा कि क्रिकेट डिप्लोमेसी का आगाज़ करना चाहिए, और साथ-साथ ये कि क्रिकेटिंग टाइज़ को रिज़्यूम करने का वक़्त आ गया है। जयशंकर साहब ने क्या रिस्पॉन्स दिया, इस पर मीडिया कुछ नहीं कहता। बाद में ये भी कहा गया कि अगले साल जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के अंदर हो रही है 2025 में, उस पर भी पाकिस्तान की तरफ से ये जेस्चर दिया गया कि उसका आपको हिस्सा बनना चाहिए। अब आपको मालूम है कि बीसीसीआई को पाकिस्तान पहले ही काफ़ी ऑप्शंस दे चुका है कि अगर आपने इंडियन टीम को यहाँ भेजना है तो बेशक सारे मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के लाहौर में करवा लीजिए। हर मैच के बाद आप वापस चले जाइएगा भारत और अगले मैच के लिए फिर आ जाइएगा, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। अब लास्ट बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 2012 में हुई थी, यानी कि 12 साल हो गए हैं। और इंडियन टीम का लास्ट पाकिस्तान विज़िट 2008 के एशिया कप में था, यानी कि उस बात को तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, क्योंकि दोनों तरफ क्रिकेट की इतनी बड़ी एक ऑडियंस मौजूद है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटिंग राइवलरी को एंजॉय करने से रह जाती है, नहीं देख पाती उसको। ये एशेज़ वगैरह कुछ भी नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अगेंस्ट, तो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि बायलैटरल टाइज रिज्यूम। लेकिन चक्कर ये है कि ये जो बायलैटरल सीरीज होती है, इससे उन्माद और ज्यादा भड़कता है, इससे नफरत और ज्यादा भड़कती है। एक दूसरे के खिलाफ गालियां दी जाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाम चढ़ बैठती है। तूने हरा दिया तो हमने हरा दिया, तो तूने ऐसा क्यों बोला, तो तूने ऐसा क्यों बोला। मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दोनों देशों की आवाम जो है वो पगला जाए। तो मैं इसके हक में नहीं, बिल्कुल हक में नहीं। और जहां तक रही बात क्रिकेट डिप्लोमेसी की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या क्रिकेट डिप्लोमेसी पहले नहीं थी? क्या पहले हमने क्रिकेट मैचेस एक दूसरे के यहां जाकर नहीं खेले हैं? क्या उससे हासिल क्या हुआ हमें? मुंबई अटैक, उरी, पुलवामा, पठानकोट, हमने क्या हासिल किया? हमने अपने जवानों की जानें दी। यह हासिल है हमारा, यह अचीवमेंट है हमारी। जब 77 ईयर्स हमने ये क्रिकेट डिप्लोमेसी, अमन की आशा, टमन की आशा, ये सब करके देख लिया, रिजल्ट क्या रहा? मायने ये रखता है, रिजल्ट रहा जीरो।
रिजल्ट रहा भारत के लिए ज्यादा पेन, रिजल्ट रहे वो जख्म जो आज भी हमें दर्द का एहसास कराते हैं, चाहे वो मुंबई पर हमला हो, चाहे जम्मू कश्मीर के प्रॉक्सी वॉर हो, उरी आर्मी कैंप पर अटैक हो, पठानकोट काफिले पर अटैक हो, पुलवामा का हो, पठानकोट एयरबेस हो और पुलवामा काफिले पर हो, ये मिला है हमें। हम ये डिजर्व नहीं करते। और मुझे लगता है कि इस बात को पूरा भारत अब समझने लगा। तो इस डिप्लोमेसी, ये बुलशिट रबिश है, ये बुलशिट है। कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर पर हमारे लोगों की जान जाए और हम यहां पर क्रिकेट डिप्लोमेसी करें, हम यहां पर बैठकर भाई भाई खेलें यहां पर। क्यों खेलें? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। और मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपके विचार मेरे से न मिलते हो, मैं व्यूअर्स के लिए कह रहा हूं। आप डिसएग्री कर सकते हो मुझसे, कुछ लोग अग्री भी करेंगे, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने इसके लिए लॉजिक दिए कि 77 ईयर्स हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी, अमन की आशा चलाकर हमने क्या हासिल किया, ज्यादा गेन किया या ज्यादा लॉस किया। और ये बिल्कुल पानी की तरह साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, हमने ज्यादा लॉस किया। हम ये लॉस कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये खेल खेलते रहेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिज्यूम नहीं होते। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने ये देखा कि क्रिकेट के हवाले से कुछ रिजम्पशन करने की बात का आगाज़ हुआ है। अब इंडिया उसका क्या रिस्पॉन्स देता है? बीसीसीआई ये कह चुका है कि इट सोलली रिलाइज ऑन द इंडियन गवर्नमेंट, बट आई वुड से दैट इट शुड रिज्यूम एट लीस्ट। अब तो इंडियन टीम को ये भी पता होना चाहिए कि वो यहाँ आएंगे तो क्लीन स्वीप ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी होम सीरीज़ पिछली 5-6 हार चुका है। अभी रिसेंटली इंग्लैंड से 800 रन खा लिया हमने, तो बाबर आजम को भी ड्रॉप करना पड़ गया। तो और क्या रह गया पीछे? अब तो आए और बस टेक द ट्रॉफी। दैट्स व्हाट seems a clear possibility as far as the performance of Pakistani team is concerned, but this is very very इस ट्रैप में हम नहीं फंसेंगे। और अगर इस ट्रैप में फंसती है भारत की सरकार, तो बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि फिर इलेक्शंस में देखा जाएगा। और जो जनता मुझे सुन रही है वो याद रखेगी इस बात को। अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं आप हाँ या ना करें, और मैंने कोई गलत बात कही हो तब भी कहें। वेरी वेरी इसेंशियल। एक और चीज़ भी रेस की जाती है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में अपना हाई कमिश्नर तक नहीं लगाया हुआ, वो लगाना चाहिए। गुफ्तगू का आगाज़ होना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि दिस वाज अ वेरी गुड टूर इफ़ कंपेयर टू गोवा 2023, क्योंकि इसमें कोई इस तरह के हीटेड रिमार्क्स और वो राइवलरी को असर्ट नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगले महीने गालिबन आज़रबाईजान में शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की मोदी साहब से मुलाकात है। एक्सपेक्ट ये करते हैं कि देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ डायलॉग, some sort of the ice breaking, because without that दुनिया के 2 एटॉमिक पावर्स जो कि बॉर्डर पे रहती हैं, पाकिस्तान के साथ तीसरी बड़ी इकॉनमी और यहाँ 24 करोड़ का मुल्क, अगर ये कोऑपरेट करें, वो जो डिवाइड एंड रूल गोरा यहाँ छोड़ के गया था उसको ख़त्म करें, सो दिस रीजन कुड बिकम हेवन फॉर द सिटीजन्स। थैंक यू। ऐसा हो तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा। उसके लिए करके दिखाना पड़ता है साहब। और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सरकार उसने कभी नहीं किया। उस हेट को कैसे खत्म करेंगे साहब जो पाकिस्तानियों के डीएनए में घुस गया है, हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ? कैसे खत्म करेंगे? जब तक वो हेट खत्म नहीं होगी, वो नफरत खत्म नहीं होगी, इस चीज का कोई मायने नहीं है। हमने क्रिकेट खेल कर देख लिया, हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी करके देख ली, हमने अमन की आशा की बस चला कर देख ली, हमने सब कुछ करके देख लिया। एंड ऑफ द डे 2024 में हम आज भी उन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, और उसमें नुकसान हमारा ज्यादा हुआ है भारत का। भारत ने हर बार कोशिश की बट कामयाब नहीं होने दिया गया। किसकी गलती है? पाकिस्तान की गलती है। भारत की गलती यह है कि हमारे पीएम जो है वो लाहौर बस लेकर जाते हैं अमन की आशा के लिए। यह गलती की है, जिसके बदले में हमें करगिल मिलता है 99 में। हमें मुंबई पर इतना भयानक हमला देखना पड़ता है जो पाकिस्तान से 10 लोग आके करके जाते हैं। हमें यह देखना है।
सीमा पर हमारे हमारे हजारों जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए, हमें ये देखना है, ये हासिल किया हमने। एवरी चैनल शुड बी ब्लॉक्ड। आपको मेरी बात अच्छी लगे बुरी लगे, आपको जो लगी, कोई रिलेशन पाकिस्तान से नहीं रखना। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल आप मुझसे करें। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप जी, अमन की आशा के उम्मीदवार। जी बोले, आपके फेवरेट टॉपिक। क्यों आपकी नहीं? मेरा जो बीच में मुद्दा था वो एट द एंड उन्होंने वो जो डिस्कस किया उस चीज़ को, क्रिकेट को लेकर और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर, तो वो चीज़ काबिल गौर है। लेकिन ये क्या सराई करना कि एस जयशंकर साहब बैठे हुए थे और उनके साथ इसाक डार को बिठा दिया, हालांकि वो प्रोटोकॉल में नहीं आता, और वो उनसे बातचीत हुई और क्रिकेट के पीसीबी के चेयरमैन जो थे वो भी साथ बैठे हुए थे। कहाँ पे हैं तस्वीरें, कहाँ पे है वीडियो, कहाँ पे उन्होंने आगे कॉन्फ्रेंस में बोला हो जो पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन है और इसाक डार है, वो अब ऊपर से कह रहे हैं एस जयशंकर साहब इसको जब तक ऑन मीडिया तस्दीक नहीं करते कि मेरी उनसे बात हुई है, क्योंकि भाई वो बंदा एम ए बंदा तो है नहीं है कि उसने कुछ बयान दे दिया, और भाई उसने जो बात करनी है ऑथेंटिक बात करनी है, जो हुई है वो करनी है। तो अगर एस जयशंकर साहब वहाँ पे आके इंडिया में करते हैं कि हाँ मेरी उनसे इस बारे में बात हुई है कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल किया जाए, दोनों बोर्ड जो हैं वो बैठकर इस चीज़ के ऊपर फैसला करें और आईसीसी को एक जवाब दें, तो फिर वो एक बात बनती है, कंसर्न बनता है, फिर इनका वार्तालाप करना भी बनता है। लेकिन उससे पहले एक कियासराई पे वार्तालाप कर देना, और वो भी इतनी बड़ी, क्योंकि जो ये पास्ट की बातें कर रहे हैं लोग सर, जिस चीज़ के ऊपर इनको गुस्सा आ रहा है, क्रोधित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो इनका बनता है। वो इन रियलिटी वो चीज़ें हुई हैं, और ये तब हुई हैं जब इंडिया ने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है। इन दैट वे कि मतलब आप अगर ताल्लुकात ख़राब रखना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो वो इन इन अनदर सिचुएशन वो एक अलग चीज़ बन जाती है कि आप लड़ना ही चाह रहे हैं। लेकिन जब आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ और अगला बंदा जनाब हाथ में चाकू पकड़े हुए, छुपाए हुए, मतलब वो आपकी पीठ पे वार करना चाहे और वार करे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो दोस्त है या दुश्मन? तो दुश्मन है, सामने चीज़ नज़र आ रही है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और जब उन्होंने हाथ बढ़ाया डी ने, तब हुआ है। अब जब हम सुनते हैं तो हमें उस चीज़ के ऊपर वो मौका ही नहीं मिलता कंडेम करने का कि हम क्या सफाई दें। हमें तो साफ नज़र आता है भाई कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर 2 नंबरी की, ठीक है, पीठ पीछे वार किया, और इंडिया अब नहीं आना चाह रहा, तो भाई ये आपका हेडेक है अगेन। ये पिछली वीडियोस भी हुई थी, उसके ऊपर वार्तालाप हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, तो मैंने उस पे भी बोला था ये इंडिया फैसला करेगा, बोर्ड फैसला करेगा। विराट कोहली से भी पूछा गया, इतना बड़ा खिलाड़ी है कि आप इंडिया आना चाहेंगे, आपको लोग देखना चाहते हैं, रोहित के फैन है, आपके फैन है, आपकी तो लोगों ने शर्टें पहनी हुई हैं वहाँ पे, और इतने मतलब वो एक फैन फॉलोइंग का सिलसिला है कि आपकी शर्ट्स लोगों ने पहन के ज़्यादा होंगे, लोग पाकिस्तानी जो होंगे वो आपके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा ये मैं फैसला नहीं कर सकता, लेकिन थैंक यू सो मच कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये बोर्ड फैसला करेगा और मैं बोर्ड के फैसले के साथ चलूँगा। इतना बड़ा खिलाड़ी और समझदारी वाला जवाब क्यों भाई, वो बोर्ड के साथ रिलेटेड है, वो हमारे खिलाड़ियों की तरह आज़ाद नहीं है या पॉलिटिशियंस की तरह आज़ाद नहीं है कि कुछ भी आया कहीं पे और कुछ भी बात कर दी और उसको जनाब इशू बना लेते हैं। अब इंडिया किस तरह है पाकिस्तान में जब आपने 4 से 5 अटैक उनके ऊपर किए हैं और आपकी सिक्योरिटी ज़ीरो है। हाँ। ये जो ऐसी ये मीटिंग हुई है जो अभी, इसमें आप देख लें पाकिस्तान के हालात किस तरह के थे। कैपिटल सिटी जो है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए। क्या चल रहा था वहाँ पे और क्या होने वाला था, मतलब कोई हमला हो गया था। तो वैसी सिचुएशन, एक वॉर जोन क्रिएट कर दिया कैपिटल सिटी को, ठीक है। तो वो ये तो अब पाकिस्तान में तो दिखाया जा रहा था ना, बड़ी अमन की आशा और ये वो सिक्योरिटी दी जा रही है। जो दूसरी कंट्रीज मतलब वहाँ की जो रिपोर्ट्स देखें ना, उनकी न्यूज़ देखें, वो कुत्ते की तरह बेइज्जती कर रहे थे। वो इतना ताड़ रहे थे ना, वो कह रहे थे कि इनकी देखें जी हुकूमत पूरा पास्ट में मुल्क ये जो है थी, वो फ्यूचर में लॉकडाउन ये कर थी। दिया है किस्म का, एक इतना सेकंड, सिक्योरिटी का। जस्ट लेट मी कंप्लीट दैट। वो बीच में वो कह रहे थे कि यार ये चीज़ें जो हैं
ये देखी जाती हैं जब कोई कंट्री लड़ रही होती है और लेट डाउन होती है, उनके पास ऑप्शंस कोई नहीं होती, ठीक है, वो आखिरी सिक्का जो है, आखिरी मोहरा जो है वो यूज़ करना चाहती हैं, तो फिर वो कंट्रीज जो है अपनी सिक्योरिटी इस तरह टाइट करती हैं, ठीक है। इन्होंने एक वार जोन क्रिएट किया, उन्होंने इतना भी कहा, इतने तक कह दिया कि ये एक बेवकूफ़ों वाला फैसला था। दूसरे कंट्रीज के जो लोग गए हैं वहाँ पे, उन्होंने एक गलती की, उन्होंने अपनी जान को जो है रिस्क में डाला। मीडिया जो है यहाँ तक बात कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, तो एज अ पाकिस्तानी मुझे गुस्सा भी आता है, शर्म भी आती है इस चीज़ के ऊपर कि यार पाकिस्तान में ये इन ईज वे क्यों नहीं हुआ। सिक्योरिटी लेवल नॉर्मल होना चाहिए था, नॉर्मल प्रोटोकॉल होना चाहिए था, चीज़ें वैसी नहीं होनी चाहिए थी। सो वो दूसरी जगह पे आता है कि पीछे हैंडल कौन कर रहा है, हुकूमत में कौन बंदा है और वो किस तरह उनके साथ डील करते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ थी। हाँ, अगर यहाँ का माहौल ठीक होता तो मेरे ख्याल में जो लास्ट जो सीरीज गुजरी है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की, वो यहाँ पे होनी थी और बड़े खुशगवार मोड में होनी थी। और ये सिक्योरिटी लेवल और ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म, इन चीज़ों को लेकर ही ये काम खराब था। पहला वार जो किया वो हमारी फौज की तरफ से हुआ, वो जिस तरह भी हुआ। दूसरा वार जो हुआ वो मौलवी मुल्लाज और ये टेररिज्म के थ्रू हुआ, ठीक है। और वो ताजमहल पे जो 26/11 हुआ, उसके बाद भी जो हमले होते रहे हैं, अब ये क्या तुक बनता है इन चीज़ों का? इंडिया ने नहीं किए, इंडिया ने नहीं किए, इंडिया ने हमेशा हाथ बढ़ाया, ये तो रियलिटी है। और वो ठोक बजा के कह सकते हैं भाई कि हमने तो हाथ बढ़ाया और आप लोगों ने जब भी किया है 2 नंबरी की है। बहुत सारे जनरल कर्नल्स जो रिटायर्ड हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो यार अगर वो पास्ट को छोड़ दे, कुछ लोग नहीं छोड़ते भाई, वो अब लोग सर भी हैं, दूसरे मेजर गौरव आर्य हैं, वो भी अब पास्ट पे बात करते हैं, वो भी फौजी हैं अब। तो वो कहते हैं भाई हम पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, पास्ट में इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया, इनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, हम नहीं आएंगे इंडिया और ना हम अपनी टीम भेज रहे हैं, ठीक है। रिलेशन इस तरह ठीक नहीं होंगे, रिलेशन ऊपर भाई ऐसा बंदा होना चाहिए, जैसे नून लीग का नवाज शरीफ है तो करप्ट बंदा, दुनिया का करप्ट तरीन बंदा है, लेकिन यह है कि उसके ताल्लुकात जो हैं या उसकी थिंकिंग जो है वो अलग है इंडिया को लेकर। तो वो अगर आए तो इक़्तिदार में, तो रिलेशन जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इंडिया थोड़ा बहुत पोलाइट वे में हो सकता है, ठीक है, सोच सकता है, ठीक है ना। तो बाकी लोगों का ओपिनियन, और ये कह रहे हैं कि इंडियन अवाम क्या ओपिनियन रखती है, हमें भी जो लोग देख रहे हैं भाई आप वही हैं, इंडियन ही हैं। तो लेकिन यह है कि आपका ओपिनियन भी ज़्यादातर यही होगा कि भाई हम विज़िट नहीं कर रहे, ठीक है। जो लोग क्रिकेट लवर्स हैं वो तो चाहते हैं कि इकट्ठे हों, कहीं पे हो जाएँ, कोई ऐसा मैच हो जाए, एक यादगार बन जाएगी। लेकिन इनकी बात भी कहीं न कहीं ठीक है कि मैच में इतने मैच करवाए, इतनी सीरीज़ करवाई, तो क्या अख़ज़ किया हमने? वो गाली-गलौच करते हैं, एक-दूसरे के साथ लड़ते हैं और एक दुश्मनी वाला सिलसिला जो है वो लोगों में वो जो है वो पैदा होता है। तो क्रिकेट की जाती है, स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो एक-दूसरे के मुल्क में जाते हैं और अमन का पैगाम लेकर जाते हैं और वो अमन की आशा लेके जाते हैं और उसको क्रिएट भी करते हैं। वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी नज़र आ रही थी। जी। जी, बिल्कुल जी, हम तो यही चाहते हैं कि अमन होना चाहिए और चाहे स्पोर्ट्स को लेकर अमन होना अगर बनता है तो होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों के ऊपर पाकिस्तान को खुद ही बात करनी पड़ेगी इंडिया के साथ कि जो पास्ट में हुआ है, हम उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा कुछ मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से मामलात खराब हों। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इंडिया ने पास्ट को इसलिए याद रखा हुआ है, कोई 1-2 दफ़ा तो हुआ नहीं है, बहुत दफ़ा हुआ है। 1-2 दफ़ा हो तो चले उसको तो गलती के ज़ुमरे में लिया जाता है, लेकिन एक चीज़ जो बार-बार हो, उसको गलती के ज़ुमरे में नहीं लिया जाता, उसको ये लिया जाता है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है। कि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उस दोस्ती के हाथ बढ़ाने में हमेशा उनको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आलोक सर जैसे लोग जो हैं या जितने भी इंडियन लोग जो हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है इस बात को वो सामने रखते हैं कि यार देखें ना कि पास्ट में हमने ये चीज़ भी की तो इसके मुतबादल हमारे साथ ये हुआ, हमने इस वक़्त दोस्ती का हाथ जब बढ़ाया तो मुतबादल हमारे साथ ये हुआ। तो अब हम पाकिस्तान के ऊपर ऊपर जो है कैसे ट्रस्ट कर सकती हैं? इतने सारे मिस्टेक्स होने के बाद। तो कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है जी टाइम तो लगेगा, इत्तलाफ़ात इतने बढ़ चुके हैं, ब्रिटिश जो है वो अपनी साज़िश में भी कामयाब हुआ, वो चाहते ही यही था कि इस खित्ते में अमन नहीं होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के हालात अगर बेहतर होते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ब्रिटिश कंट्रियों को होगा क्योंकि वो इस चीज़ से उनका जो एक प्लान था
कि हमने इंडिया को तरक्की नहीं करने देनी, वो साजिश उनकी नाकाम हो जाएगी। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये एससीओ समिट जो है वो ये चाइनी प्लेटफॉर्म है और ये नेटो के मुकाबले में जो है वो आया, लेकिन नेटो नहीं बन सकता क्योंकि नेटो में जितने भी हैं वो आपस में नहीं लड़ रहे यहाँ, लेकिन यहाँ पे एससीओ समिट में जितने भी हैं ये सारे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। चाइना की इंडिया के साथ नहीं लग रही, पाकिस्तान की इंडिया के साथ नहीं लग रही, अफगानिस्तान के साथ नहीं लग रही, इस तरह हर मुल्क की एक दूसरे के साथ नहीं लग रही और जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस खिते के लिए और ये नेटो नहीं कभी बन सकता। और वो जो मुल्क हैं जो कि नेटो हैं वो भाई एक दूसरे का साथ देते हैं, वो मिलिट्री लेवल पे जो है वो एक हैं, तो वो जो है वो बनना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये पूरा खिता जो है वो एक जगह पे जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो और जो जो दूसरे अपना एरिया के लोग मतलब एरिया के मुल्क आके जो है वो इस हिस्से को दबाते रहते हैं, कभी किसी को दबा दिया, कभी किसी को दबा दिया, कभी किसी के जो है वो गिरा दी, तो कभी अमेरिका जो है यहाँ पे प्रधान बन जाता है, कभी किसी मुल्क में। तो ये चीज़ खत्म हो, असर रसूख खत्म हो। लेकिन ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जब अफ़गानिस्तान में से जो है वो निकली अमेरिकन, तो लेकिन ये एससीओ जो है वो के दरदार नहीं कर पाया अफ़गानिस्तान में। तो वो स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाया। टीटीपी जो है पाकिस्तान को मार रही है, पाकिस्तान के जो तंजीमें वो इंडिया को मार रही हैं, चाइना को मार रही हैं। तो मतलब कि समझ नहीं आ रही किस तरह फिर जो है वो एससीओ समिट जो है कामयाब होगा। तो बात तो बिल्कुल ठीक की थी एस जयशंकर साहब ने कि पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म करें। ये एससीओ जो है वो ग्रुप उस पे असरअंदाज़ होगा और जो है वो उसके अलावा जो है वो इंडिया भी जो है वो चाइना को पसंद नहीं करता ज़्यादा और चाइना को लेट डाउन ही करेगा इंडिया भी और चाइना इंडिया को करता रहता है। तो ये अगर दोनों में आपस में दुश्मनी खत्म होगी तो भी जो है ये सारा कुछ सिलसिला ठीक होगा, वरना ये कभी भी जो है वो ऐसी कामयाब नहीं हो सकती मिलिट्री लेवल पे और एक दूसरे की हिफाजत नहीं कर पाएँगे कभी भी। और क्योंकि आपस में ही लड़ते हैं, आपस के गला फाड़ते रहते हैं, तो क्या किसी और से बाहरी जो आएँगे तो उनसे क्या बचाना किसी ने किसी को। तो ये चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज़ होंगी एससीओ समिट पे। ये बातें तो ठीक कही हैं ना उन्होंने, ये सारी टेररिज़्म जो जो भी है ये ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होगा तभी जो है वो बायलैटरल जो है वो बातें होंगी, सारा कुछ ठीक होगा और एक अमन आएगा खित्ते में। खित्ता जो है वो मैं कहता हूँ कि तरक्की करेगा यार। मैं यही चाहता हूँ, मेरा एक समझ लें कि एक ख़्वाहिश है कि ये पूरा खित्ता जो हमारे मुल्कों का खित्ता है, ये इसमें जो है अमन हो, ये आपस में ना लड़ें। अगर कोई बाहर का लड़ने आता है तो उससे लड़ें, उसके खिलाफ लड़ें ये सारे मिल के। जो है वो इस खित्ते को जो है वो एक समझ लें कि मिसाल बनाएँ। तो बहरहाल वो इसी वक़्त ही हो सकता है जब आपस में मिल-जुल के बैठेंगे, ये टेररिज़्म ख़त्म होगा, ये प्रॉक्सी वार्स ख़त्म होंगी, तभी जाके ये खिताब इस तरह जो है ऊपर आ सकता है, वैसे नहीं आ सकता। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ बदल सके या कुछ हो सके और ब्रिक्स से जो है वो परेशान है अमेरिका और ये तो बात बिल्कुल ठीक है ही है और इमरान खान भी जो है वो भी इसी चीज़ में चक्कर में पड़ रहा था उसको भी उतार दिया और इंडिया भी जो है वो ये भी यही चाहता है कि डॉलर जो है उसकी मौत हो, चाइना भी चाहता है, रशिया भी चाहता है। तो इसलिए जो है वो अमेरिका इनको एक नहीं होने देगा कभी भी और इस खित्ते में अमन कभी भी नहीं आने देगा अमेरिका। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ करेगा ही करेगा। तो बहरहाल जी, उम्मीद करते हैं जो भी हो ठीक हो। बाकी जो है वीडियो अच्छी थी। लाला बिल्कुल जी। जी और बोलते हैं। क्या आप ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज़, पीस। पीस।